के राज्यपाल माननीय महामहिम श्री आनंद बोस जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर मंजुश्री सतीश पांडे जी, प्रोफेसर राजेश साहा जी और बंगाल के पश्चिम बंगाल के सभागार में उपस्थित बच्चों, सभी को नमस्कार। এখানে আমি অনেক সম্মানিত অনুভব করছি। এর অনেক কারণ আছে। আমি বাংলা ঠিক বলছি। मैं हिंदी में अपनी बात प्रारंभ करूंगी। मैंने कहा कि मैं इस समय अपने को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एक तो मुझे इतने विशिष्ट जनों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला और दूसरी बात ये है कि मैं पश्चिम बंगाल की इस धरती पर खड़ी हुई हूँ, जो धरती महाप्रभु चैतन्य देव की है और जिसके साथ अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुभाष चंद्र बोस के असाधारण के पता नहीं कितने किस्से जुड़े हुए हैं। और पश्चिम बंगाल की कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन और बौद्धिक क्षमताओं को पूरा विश्व पहचानता है। केवल हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इसको पहचानता है। अक्टूबर में जब पाली, प्राकृत, असमिया और मराठी के साथ साथ जब बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, उसके रूप में मान्यता मिली, तो पूरे देश में इसका स्वागत हुआ। और स्वागत के अनेक कारण हैं इसके। बांग्ला भाषा का महत्व इससे भी पहले हम जान चुके थे। अगर मैं विश्व में बात करूं तो आपको बताना चाहूंगी कि भाषा शास्त्रियों के जो आंकड़े आते हैं वो ये कहते हैं कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली जो 30 प्रमुख भाषाएं हैं, उनमें से 10 भाषाएं भारत की हैं और उन 10 भाषाओं में हमारे दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ साथ बांग्ला और मराठी और पंजाबी भी शामिल है। और वो इसलिए है कि इन भाषाओं को फलते फूलते मीडिया का, संगीत की दुनिया का और शिक्षा के माध्यम का समर्थन मिल रहा है। इसलिए इनके पास संख्या बल है और इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में मैंने खोजने की कोशिश की तो मैंने देखा कि हिंदी के बाद ये कहा जा रहा है कि बांग्ला सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व की बात करूं तो प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे ये मिला है कि विश्व में बोली जाने वाली कहीं 6ठी भाषा बताया गया, कहीं 7वीं, कहीं 5वीं भाषा बताया गया। 5वीं, 6ठी, 7वीं कोई भी हो, लेकिन ये उसके महत्व को जरूर दर्शाता है। और जब इस बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि इस भाषा के पास अपने सांस्कृतिक अतीत का खजाना है और इस भाषा ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो करके रखा है। इस भाषा में अपने अतीत की गूंज समाहित है। इस भाषा में हमारे जो पूर्वज हैं उनकी चीजें समाहित हैं। हम अपने पूर्वजों को इस भाषा में सुन सकते हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और ये बांग्ला पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत में त्रिपुरा में, असम में और झारखंड में बसने वाले बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जिनके द्वारा बोली जाती है वो उनके आत्मबोध का
एक हिस्सा है, वो उनके खून का हिस्सा है, वो उनका अभिन्न अंग है। और क्यों है? क्योंकि हर भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत होते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि जो भाषा हम बोलते हैं, वो भाषा उन लोगों के इर्द गिर्द एक जादुई घेरा खींच देती है। और वो जादुई घेरा एक ऐसा घेरा है, वो भाषा की परिधि बना देता है। उस भाषा की परिधि के भीतर उस भाषा बोलने वालों की पहचान सुरक्षित रहती है। और बांग्ला भाषा की अगर बात करूं तो बांग्ला संस्कृति उसकी भाषा और उसके साहित्य में ढल करके आती है। इस संस्कृति का सत्य और सातत्य उसकी भाषा में ढल करके आता है। इस संस्कृति के तमाम मिथक, इस संस्कृति का स्मृति बोध, इसका इतिहास बोध सब उसकी भाषा में गुथा हुआ है। मुझे इस समय हिंदी के एक विख्यात रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, वो याद आ रहे हैं। निर्मल वर्मा ने एक जगह कहा है कि एक भाषा का ऐतिहासिक अतीत होता है, लेकिन उस भाषा का एक आंतरिक अतीत भी होता है जो उसकी भाषा की अवधारणाओं में, उसके मिथक में और उसके प्रतीकों में अंतर्ध्वनित होता है। यानी कोई भी भाषा अपने सांस्कृतिक प्रतीकों में जिंदा रहती है। और बंगाल की आत्मा, बंगाल की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके मानसिक उच्चारण एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि आप उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। वो पूरे बंगाल की पहचान है। जिसमें वो बंगाल सांस लेता हुआ है, तो उसकी धड़कन बन जाती है। अब मैं आती हूँ कि जब बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है। ये क्लासिकल भाषा का दर्जा क्यों आपको एक अद्भुत रोमांच से भर देता है। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा गया कि ये केवल संवाद नहीं है 2 दिन, यहाँ केवल संवाद नहीं चलने वाला है, बल्कि ये 2 दिन हमारी उत्सव धर्मिता के लिए है। क्योंकि 5 भाषाओं को क्लासिकल दर्जा मिलने का मतलब है कि हमारे लिए उत्सव का माहौल, एक भाषा की उत्सव धर्मिता में हम सब डूबे हुए हैं। और इस क्लासिकल दर्जा जब मिलता है तो ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आपकी भाषा के पास एक सुंदर सांस्कृतिक अतीत है। आपके मिथक हैं, आपके पास अपने मिथक हैं, आपका अपना एक स्मृति बोध है। और इसी के साथ साथ कला, साहित्य, शिक्षा और संगीत की दुनिया में आपकी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्व है। और आपकी भाषा के साहित्यिक पाठों का अध्ययन अगर किया जाए, साहित्यिक पाठों को अगर खोला जाए, तो उसमें ये पढ़ा जा सकता है कि भारत के धर्म, दर्शन, संस्कृति और कलाओं का अभिप्राय क्या रहा है। हमारी सारी दार्शनिक अभिवृत्तियों को उस भाषा के माध्यम से खोला जा सकता है। जब बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला तो उसके साथ साथ आपके पास एक गारंटी भी आई, और एक गारंटी इस बात की आई कि आपकी भाषा का क्या जो साहित्य है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इस भाषा को संरक्षण और संवर्धन मिलेगा, उसके लिए आपको फंडिंग भी मिलेगी। बांग्ला भाषा और साहित्य का गहन अध्ययन होगा। शिक्षा
और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सारे काम होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भाषा का प्रचार प्रसार होगा और बांग्ला भाषा की जो लिपि है, उसका जो व्याकरण है, उसके मानकीकरण की दिशा में भी विचार किया जाएगा। यानी बांग्ला भाषा के संरक्षण, बांग्ला साहित्य के संरक्षण और संवर्धन का हर संभव प्रयास किया जाएगा विभिन्न संस्थानों के द्वारा। हो सकता है कि शैलेंद्र मोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जुड़ करके इससे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए करें। जब इन 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला तो मैं उस समय टेलीविजन जब देख रही थी तो पूरे देश से बहुत ही सुखद प्रतिक्रियाएं आई, एक खुशी की लहर दिखाई। उनके बीच में जो भाषा को अपनी पहचान का ऐसा प्रतीक समझते हैं, जो ये समझते हैं, अभी जैसा कहा भी गया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कीनोट तो पहले ही हो गए जब मंजूश्री जी ने बोल दिया और माननीय राज्यपाल जी अपना वक्तव्य देकर के चले गए। मैं तो सिर्फ उसी को बढ़ा रही हूँ इस बात को। तो मैं कह रही थी कि जब ये प्रतिक्रियाएं आई तो उसमें एक जगह मैंने सुना किसी को कहते हुए कि अब समय आ गया है कि बांग्ला भाषा, मराठी भाषा में सरकारी कामकाज को बढ़ावा मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी अहमियत बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि जिसने भी ऐसा कहा, जिसकी भी ऐसी प्रतिक्रियाएं आई, तो निश्चय ही इसकी मांग भी होगी और इस मांग को ध्यान में रख करके इसका कार्यान्वयन भी होगा। केंद्र सरकार ने अपने बयान में ये बात कही कि मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद रोजगार के कपाट खुल जाएंगे, रोजगार की अनंत संभावनाएं खुल जाएंगी। ये प्रश्न आपके मन में जग सकता है कि किसी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने से ऐसा क्या हो जाएगा कि अचानक इसमें रोजगार के कपाट खुल जाएंगे और रोजगार की अनंत संभावनाएं खुल जाएंगी। क्योंकि जब क्लासिकल दर्जा किसी भाषा को मिलता है तो अनुसंधान और शोध के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और जो अनुसंधान और शोध होगा, वो जो आपके जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके पन्नों पर, उनके गौरवशाली अध्यायों पर क्या लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ कैसे समसामयिक युग में आपके लिए लाभान्वित आपको कर सकता है, कैसे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ये सब सारी चीजें शोध की होगी, अनुसंधान की होगी। जाहिर है शोध अनुसंधान होगा तो उसमें बहुत सारे मस्तिष्क लगेंगे, बहुत सारे लोग लगेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारे दस्तावेज हैं साहित्य और भाषा के, उसको भी संग्रहित किया जाएगा। उसमें भी बहुत सारे हाथ लगेंगे, उसमें भी बहुत सारे परिश्रम लगेंगे, उसमें भी मेहनत होगा, उसमें भी लोग जुड़ेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण होगा, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। हम हाई टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं और सब कुछ आप एक डिजिटल तरीके से सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। और सुरक्षित, संरक्षित करने में भी जो लोग लगेंगे उनको भी काम मिलेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा। अब मैं आती हूँ कि किसी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तो उसका पैरामीटर क्या होता है। अगर जो भारतीय भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, हमारी जो भारतीय भाषाएं विविध, उसके भी और लोग बैठे हो तो उनके मन में भी अपनी भाषा को क्लासिकल भाषा दर्जा दिए जाने की आकांक्षा और उत्कंठा पैदा हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे मिलता है, उसका पैरामीटर क्या है। मंजूश्री जी ने बताया अभी कि उसका एक पैरामीटर तो ये है कि वो भाषा
प्राचीन भाषा होनी चाहिए, लगभग 1500 और 2000 वर्ष पुरानी होगी तो हमारी संस्कृति के, हमारे देश के अनगिनत गौरवशाली अध्याय उसमें अंतर्निहित होंगे और उन गौरवशाली अध्यायों पर जो कुछ आपको गर्व से भर देता है वो वहां पर उपलब्ध होगा। कहीं ये दृष्टि है, जब उन पन्नों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको अध्ययन की, मनन की व्यापक सामग्री भी मिलेगी और जीवन को समझने का एक नजरिया भी वहां से मिलेगा। अब मैं आपकी भाषा की बात करूं, बांग्ला भाषा की, तो मैंने जो खंगाला वो ये है कि 1000 ईस्वी के आसपास इस भाषा ने अपना अस्तित्व आकार लिया, उसका अस्तित्व आकार में आया। लेकिन आकार में जब अस्तित्व प्रतिष्ठापित होता है तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका उससे पहले बन जाती है। मैंने बांग्ला भाषा और साहित्य के इतिहास की किताबों को देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि 10वीं शताब्दी के आसपास मागधी प्राकृति से निकलती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत से भाषा आती है, लेकिन महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का एक विजन है, एक अध्ययन है और उनकी एक पुस्तक है बौद्ध गान दोहा। उसकी भूमिका में उन्होंने ये लिखा है कि जो सिद्धों की भाषा है उस भाषा पर बांग्ला भाषा का प्रभाव है, इसलिए ये माना जाने का प्रमाण हमारे पास है कि ये भाषा 8वीं शती में भी इसका प्रभाव था और यहाँ ये शुरू हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये एक प्राचीन भाषा है और बांग्ला भाषा के इतिहासकार है जेसी घोष जब इन ग्रंथों की बात करते हैं तो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी से तो पहले 2 हस्तलेख की उपलब्धता उनको मिलती है, वे हैं चर्या और श्री कृष्ण कीर्तन। और 16वीं शताब्दी के बाद और ग्रंथ मिलते हैं। तो मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि पहला पैरामीटर है कि वो भाषा प्राचीन होनी चाहिए, दूसरा पैरामीटर है कि उस भाषा के पास मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, यानी साहित्य जो है वो आपके पास मौलिक होना चाहिए, अनुदित नहीं होना चाहिए। मौलिक साहित्य की परंपरा आपके पास होनी चाहिए। अगर इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बंगाल की भाषा का जो साहित्य है, उसका जो इतिहास है, वो युगों का साक्षी रहा है और बांग्ला साहित्य के फलक पर जो शब्दों का संसार है वो युगों की गाथा आपको सुनाता है। प्राचीन युग की गाथा, मध्य युग की गाथा, आधुनिक युग की गाथा उसके पन्नों पर आप सुन सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। उसके बाद मैं शुरू करूंगी कि जो उसका साहित्य है वो चर्या पदों से शुरू होता है और कई संकटों से उबर करके, कई संकटों से जूझ करके वो वैष्णव छंद और मंगल कविता के रूप में जीवंत होता है और फिर उसके साहित्य की निरंतर प्रवाहित होती धारा में बहुत सारे कृतियां आती हैं, बहुत सारी साहित्यिक कृतियां आती हैं और उन साहित्यिक कृतियों से बांग्ला का साहित्य जो है समादृत होता है और वो इस तरह से समादृत होता है कि वो पूरे भारतीय साहित्य को प्रभावित करता है और पूरे भारतीय साहित्य को प्रेरणा देता है। हमारा भारतीय साहित्य आपको लगेगा कि बांग्ला साहित्य का जैसे अनुकरण कर रहा है और तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों में बांग्ला
साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था पैदा करता है। मैं हिंदी साहित्य से आती हूँ, तो मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से आपको बता सकती हूँ कि हमारे हिंदी के जो बड़े रचनाकार हुए, जो जरा सी भी बांग्ला भाषा जानते थे, उन्होंने अपनी कलम उठाई बांग्ला कृतियों के अनुवाद करने के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया, जो हिंदी में आधुनिक हिंदी के अगुवा थे। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, बंगाल के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं सभागार में, और ये बंगाल की धरती जो है पत्रकारिता और साहित्य के उद्भव की धरती रही है। और वो लोग जानते होंगे, उन्होंने हिंदी के प्रतिष्ठित कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम जरूर सुना होगा। निराला तो बांग्ला साहित्य और भाषा से इस तरह से जुड़े कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी हिंदी मेरी मातृभाषा है, वैसे ही बांग्ला मेरी मातृभाषा है। और उन्होंने विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों का अनुवाद किया। उन्होंने विवेकानंद की नाचुक नहाते श्यामा का अनुवाद नाचे उस पर श्यामा से किया। और रवि बाबू से तो निराला जी इस कदर प्रभावित हुए कि जब उन्होंने कविताएं लिखी, छायावादी कविताएं, तो उनका प्रभाव जो है रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव था। और इस कदर प्रभाव था कि उन पर यह आरोप लग गया कि निराला रविंद्रनाथ टैगोर के भावों की कविताओं की भावों का अपहरण कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य में एक लंबा विवाद चला, मैं समेटती हूँ अपनी बात को, और ये विवाद चला भावों की भिड़ंत के नाम से। आप लोगों ने सुना होगा। और बांग्ला साहित्यकारों ने, अगर मैं नाम लूँ तो बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। आशा पूर्णा देवी को पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, गीतांजलि पर उसका वो भी मूल बांग्ला में लिखी गई थी। और मैं कहना चाहूँगी कि आपकी बंगाली भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण, जब क्लासिक भाषा का दर्जा मिलता है तो उसका पैरामीटर होता है कि वो कविता से परे भी उसके पास ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ हों। तो आप देखें कि आपके यहाँ चिंतकों की जो परंपरा है, जिसमें बहुत सारे भारत के निर्माता हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं, अरविंद घोष, विवेकानंद, तो बहुत सारे चिंतन के ऐसे ग्रंथ लिखे, तो आपके पास वो संपदा भी है। बांग्ला साहित्य पर जब एक तुलनात्मक शोध होगा, जब शोध और अध्ययन होगा, उस पर अनुसंधान होगा, तो मुझे लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से भी होगा। और जब तुलनात्मक दृष्टि से होगा तो ये बात भी सामने आएगी आपके कि किस तरह से बहुत सारी जो कृतियां हैं आपकी, उनसे और भाषाओं का भारतीय साहित्य जो है प्रभावित हुआ। कैसे बंकिम चंद्र के आनंद मठ की तुलना मातृशरण गुप्त के भारत भारती से की जा सकती है, या सुब्रमण्यम भारती के पांचाली शब्दम से की जा सकती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से भी मुझे लगता है इसको बढ़ावा मिलेगा। और लोक साहित्य की परंपरा भी बंगाल की धरती पर है। हमारे यहाँ जितना लिखित साहित्य है आपके पास, उससे ज़्यादा आपके पास वाचिक साहित्य है, जो मौखिक परंपरा से आगे बढ़ा है, उसके संरक्षण संवर्धन की भी कोशिश होगी। और बहुत कुछ, क्योंकि आज का जो युग है वो डिजिटल क्रांति का युग है। हम तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तकनीक हमें जोड़ती कैसे है, जुड़ने जुड़ाने की प्रक्रिया में बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट का पूरा संजाल हो, उसमें शब्दों की ताकत बची हुई है। और शब्दों का प्रयोक्ता जो है वो इस सोशल मीडिया की ताकत को भली भांति जानता है। और इस सोशल मीडिया पर भी बांग्ला भाषा और साहित्य का रथ जो है वो तेज़ी से चलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बात को अंतिम छोर की तरफ ले जाते हुए कि जब ये सब कुछ होगा तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास जगता है मेरे भीतर कि ये बात आपके सामने ज़रूर आएगी
कि चाहे वो बांग्ला भाषा हो, चाहे वो मराठी भाषा हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उन तमाम हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो कुछ है, उसके साहित्य जो कुछ है, वो अलग अलग भाषाओं में ज़रूर लिखा गया है। उनके पास एक अलग अलग संस्कृति है, लेकिन उनका जो कोर है वो सारा साहित्य कलेक्टिव आइडेंटिटी से, सामूहिक अस्मिता से जुड़ता है। हमारी जो विविधता है वो परिधि पर है, लेकिन हमारा केंद्र एक ही है। तमाम भारतीय भाषाओं ने अपने रचनात्मक स्रोतों की तलाश अपने एक ही मिथकों से, पुराणों से और उपनिषदों से की है। उनका रचनात्मक जुड़ाव एक ही केंद्र से है। और क्लासिकल भाषा दर्जा मिलने के बाद मुझे लगता है कि बांग्ला भाषा और साहित्य की गूंज केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होगी, बल्कि समूचे विश्व में जय बांग्ला होगा। आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। विद्या भारती शिक्षा संस्थान, नेशनल लाइब्रेरी, मैं मंजूश्री जी की और मेरे मित्र प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात आपके बीच रखने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।